Good evening, everyone. Uh, Myself, Sameer Kulkarni. I welcome all of you on behalf of NJ India Invest and all your invitees partner. आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इन्वेस्टर टॉक के लिए, और इसके लिए हमारे साथ आज है मिस्टर सरफराज पटेल, जो कि एनजे में जोनल मैनेजर है, और करीब करीब लास्ट 17-18 ईयर्स से वो एनजे के साथ काम कर रहे हैं, जो अपनी यूनिक प्रेजेंटेशन स्किल के लिए जाने जाते हैं। सर आज हम सभी को एकदम आसान तरीके से ये बताएंगे कि हम लोग इक्विटी के साथ, या आप ऐसा बोल सकते हो, हम लोग इक्विटी एमएफ के साथ अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं। इनका आज का सब्जेक्ट है बिल्ड वेल्थ थ्रू इक्विटी एमएफ एंड एसआईपी। एसआईपी जो कि निवेशक के दिल के एकदम करीबी है। सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम and hand over this session to Mr. Sarfaraz Patel. Mr. Sarfaraz Patel. Thank you so much, Sameer, and hello and good evening to everyone. मैं सरफराज एनजे वेल्थ की तरफ से और एनजे वेल्थ के पार्टनर्स की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई नो सैटरडे है, सैटरडे की शाम है, पूरा हफ्ता काम किया, उसके बाद लाइव सेमिनार अटेंड करना थोड़ा बोरिंग हो सकता है, थोड़ा आलस आ सकती है, लेकिन फिर भी आप लोग जुड़े, उसके लिए थैंक यू सो मच। कोशिश करूंगा कि ये जो 35-40 मिनट आपने दी है उसमें मैं कुछ आपको बता पाऊँ, सिखा पाऊँ, जो आपको आगे हेल्प करे। एंड thank you all the partners for inviting all the clients to this webinar. आज हम लोग चर्चा करेंगे on creating wealth, संपत्ति सर्जन के ऊपर आज अपना टॉपिक है कि संपत्ति कैसे सर्जन की जा सकती है, और स्पेसिफिकली थ्रू इक्विटी, मतलब के शेयर्स, म्यूचुअल फंड और एसआईपी के जरिए। सो वेल्थ क्रिएट करने में इक्विटी, म्यूचुअल फंड और एसआईपी हमें कैसे मदद कर सकती है, उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप लोग ने डिसाइड किया है कि ये 35-40 मिनट ये सेमिनार अटेंड करना है, तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि टाइम दिया ही है तो आपका पूरा अटेंशन चाहूँगा, पूरा फोकस आपका चाहूँगा। तो ये 35-40 मिनट ये जो आप समय देने वाले हो उसका कुछ फ़ायदा हो पाएगा। ध्यान इधर उधर रहेगा तो ये 35-40 मिनट जो आप दे रहे हो वो भी वेस्ट होगी, राइट। सो रिक्वेस्टिंग पूरा अटेंशन। और दूसरा पॉइंट के जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है आप टाइप कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे एंड में आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की। आज का मुद्दे के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं, एंड दैट इज के इक्विटी, म्यूचुअल फंड, एसआईपीज हमें संपत्ति क्रिएट करने में, संपत्ति सर्जन करने में कैसे मदद कर सकते हैं, राइट। संपत्ति सर्जन कैसे हो सकती है या वेल्थ कैसे क्रिएट हो सकता है, उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पहले हम लोग को ये चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है कि वाई टू बिल्ड वेल्थ। मैं ये बार बार काफ़ी इन्वेस्टर्स को बोलता रहता हूँ कि अगर आपका वाई मजबूत है ना, कि मुझे ये काम क्यों करना चाहिए, तो आपका हाउ ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाता है। आप रास्ता ऑटोमेटिकली ढूंढ ही लेते हो। अगर आपको ये काम क्यों करना है, वो अगर आपका ध्येय एकदम क्लियर है कि मुझे ये काम क्यों करना है, फिर कैसे करना है उसका उपाय दिमाग खुद ही ढूंढ लेता है। सो वेल्थ क्रिएट कैसे करते हैं उसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले ये एक समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि वेल्थ क्रिएट करना क्यों है, संपत्ति सर्जन करना ज़रूरी क्यों है। तो ये कुछ रीज़न जो मेरे दिमाग में आए मैंने लिखे हैं। आई एम श्योर ये सारे रीजंस के साथ आप भी सहमत करेंगे कि क्यों वेल्थ बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। पहला रीज़न क्यों वेल्थ बिल्ड करना ज़रूरी है कि भाई अपने जीवन में फाइनेंशियल नीड्स आती रहती है अलग अलग पड़ाव पे। कभी घर लेना है,
कभी बच्चे का एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, कभी बच्चे के मैरिज के लिए पैसे चाहिए, कभी गाड़ी लेने के लिए पैसे चाहिए। अलग अलग जीवन के पड़ाव में फाइनेंस की ज़रूर होती रहती है, वेल्थ की ज़रूर पड़ती रहती है। और ये पहला रीज़न है क्यों वेल्थ बिल्ड करना चाहिए, क्यों बचत करनी चाहिए, क्यों सेविंग्स करना चाहिए, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्यों वेल्थ क्रिएट करना चाहिए। बिकॉज़ आपको आने वाले समय में यहाँ से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद अलग-अलग समय में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको ये पहला रीज़न है और वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न मुझे लगता है कि आपको क्यों वेल्थ बिल्ड करनी चाहिए। सेकंड रीज़न क्यों आपको वेल्थ बिल्ड करनी चाहिए इज़ टू प्रिपेयर फॉर इमरजेंसीज़। लाइफ इज़ सर्टेन अनसर्टेन सॉरी। और कभी भी कुछ भी हो सकता है। जॉब्स आजकल अनसर्टेन है, एक्सीडेंट्स हो सकता है खुदा ना खास्ता, देयर कैन बी डेथ्स इन द फैमिली, देयर कैन बी एनी एंड मैनी इमरजेंसीज। और वो इमरजेंसी के वक्त एक चीज़ जो काम आती है और वो है वेल्थ। तो दूसरा रीज़न है क्यों हमें वेल्थ क्रिएट करना चाहिए, क्यों बचत करनी चाहिए, क्यों सेविंग्स करनी चाहिए, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इज़ टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर इमरजेंसीज। तीसरा रीज़न क्यों हमें वेल्थ क्रिएट करना चाहिए इज़ टू प्रिपेयर फॉर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। तो अभी तो क्या है कि हम लोग कमाते हैं और उसी कमाने से अपना जीवन चलता है। बट आफ्टर रिटायरमेंट वो कमाने इनकम जो है वो नील हो जाएगी या ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी, बट खर्चा जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो उस पीरियड के लिए वेल्थ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। चौथा रीज़न जो काफ़ी इन्वेस्टर्स मुझे बोलते हैं, जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि सर आपका उद्देश्य क्या है पैसा इन्वेस्ट करने का, आप क्यों वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो चौथा रीज़न जो लोग बोलते हैं वो ये कि मुझे इनहेरिटेंस में मेरे बच्चों के लिए या मेरे पोतों के लिए पैसा छोड़ के जाना है। दैट कैन बी अ वेरी गुड रीज़न टू क्रिएट वेल्थ। मुझे इनहेरिटेंस वारसा छोड़ के जाना है। इन जनरल पांचवा रीजन मुझे लगता है क्यों वेल्थ क्रिएट करना चाहिए इज वेल्थ गिव्स यू ऑप्शंस। वेल्थ आपको ऑप्शंस देता है चूज करने का। अगर आपके पास वेल्थ नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो यू हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस टू चूज। फॉर एग्जांपल घूमने कहाँ जाना है, तो इफ यू हैव वेल्थ सो ऑप्शंस कैन बी मैनी। घूमने कितने दिन जाना है, तो अगर आपके पास वेल्थ है तो ऑप्शंस कैन बी 3 दिन से लेके 15 दिन 30 दिन भी, राइट। सो वेल्थ इन जनरल गिव्स यू ऑप्शन। और ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया घूमने का, कितने दिन जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, वहाँ मजा आ गया तो और 5-6 दिन एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है। ये एक एग्जांपल मैंने दिया। ऐसे लाइफ में बहुत जगह पे आपको वेल्थ चूज करने का ऑप्शन देगा। और ये पांचवा बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है व्हाई यू शुड क्रिएट वेल्थ इज दैट वेल्थ गिव्स यू ऑप्शंस टू चूज। और आखिरी रीजन के साथ तो आप सब सहमत करेंगे, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि वेल्थ गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। फ्यूचर अनसर्टेनिटी, फ्यूचर एंजाइटीज के सामने, फ्यूचर के फियर के सामने वेल्थ गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वेल्थ कैसे क्रिएट हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स के जरिए, एसआईपीज के जरिए, इक्विटीज के जरिए। लेकिन मुझे लगा कि वेल्थ क्यों क्रिएट करनी चाहिए वो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये 5-6 रीज़न है क्यों हम सबको सेविंग्स करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और संपत्ति सर्जन की कोशिश करनी चाहिए। हमारे जीवन में रेगुलर इंटरवल पे फाइनेंशियल नीड्स आती रहती है, इमरजेंसीज के लिए, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट के लिए, इनहेरिटेंस के लिए। इन जनरल वेल्थ आपको ऑप्शंस देता है चूज करने के लिए और वेल्थ गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। सो वेल्थ क्यों क्रिएट करना चाहिए ये चर्चा के बाद अब जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं कि भाई वेल्थ कैसे क्रिएट हो सकती है। सो पहले मैं टेक्निकल थोड़ी बातें करता हूँ। ये फाइनेंस की किताबों में ये फॉर्मूला आती है वेल्थ की। वेल्थ की फॉर्मूला क्या है, तो भाई फ्यूचर वैल्यू, एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी वी इन टू ब्रैकेट 1+r⁴n। ये फाइनेंस की किताबों में वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है। वेल्थ क्रिएशन मतलब फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में आपके पास कितना पैसा होगा उसका ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? पी वी इंटू 1+r⁴n। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये
फॉर्मूला सिखाने के लिए वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ क्या मैं? सो नहीं, ऐसा ज़रा भी नहीं है, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेल्थ आपके पास 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद कितना है, वो 3 चीज़ों के ऊपर डिसाइड होता है। एक होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, पीवी मतलब कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट। आर मतलब कुछ नहीं, आपको रिटर्न कितना मिल रहा है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तीसरी चीज़ वो है एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। सो वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला ये बोलता है कि 3 ही चीज़ है वेल्थ क्रिएशन के लिए, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, और कितने साल के लिए आप पैसा लगा रहे हो। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला टू क्रिएट वेल्थ। सो रेसिपी टू बिल्ड वेल्थ या टू क्रिएट वेल्थ क्या है? सेव मोर, ज़्यादा बचत करो। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करो। एंड इन्वेस्ट एट द राइट प्लेस, जहाँ पे आपको रिटर्न बेटर मिले। राइट, सो सेव मोर, इन्वेस्टमेंट मतलब सेव मोर। आर मतलब रिटर्न, मतलब ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको बेटर रिटर्न्स मिले। और ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करो, ताकि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा हो। एंड दिस इज अ सिंपल रेसिपी टू क्रिएट वेल्थ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है एक्चुअली, चौथी चीज़ कोई है ही नहीं इसमें वेल्थ क्रिएशन के लिए। सेव मोर, जितना हो सके ज़्यादा बचत करें। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, जितना हो सके ज़्यादा समय दो आपके इन्वेस्टमेंट को। और तीसरा है ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिले। ये तीनों पे हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, और मैं समझाने की कोशिश करूँगा ये तीनों चीज़ कैसे आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर सकती है। तो पहले बात करते हैं सेव मोर। इनफैक्ट ये ऐसी चीज़ है जो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि हाँ, आपके पास फ्यूचर में वेल्थ कितना होगा, वो आप आज कितनी बचत कर रहे हो उससे डिसाइड होता है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक कुछ आंकड़े लिए हैं मैंने। सो पहले पहले हम लोग बात करते हैं सेव मोर की, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ए, सेव मोर। कुछ आंकड़े मैंने यहाँ पे लिए हैं कि भाई अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, 12% रिटर्न आपको मिलता है, तो 20 सालों में 92 लाख होता है। बट अगर आप, इफ यू सेव मोर, अगर आप 15,000 इन्वेस्ट करते हो, तो 92 लाख नहीं, 1,38,00,000 होता है। उतना ही रिटर्न, उतने ही साल, बट 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट करने से आपका वेल्थ भी 1.5 गुना ज्यादा होगा। तो सिंपल है, मुझे जैसे मैंने बोला समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर समझाने की जरूरत है कि ज्यादा बचत की कैसे जाती है, आपको क्या करना पड़ेगा सो दैट यू कैन सेव मोर। राइट, सो पहली चीज मुझे लगता है जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपके फ्यूचर के सारे फाइनेंशियल नीड्स को आज कागज पे लिख दो कि मुझे कब कब कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये एक बार कागज पे आ जाएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली बचत करने की इच्छा जागेगी। जब तक वो कागज पे नहीं होगा ना, वो बचत की बचत की इच्छा नहीं डेवलप होगी। राइट, सो पहली चीज, अगर अगर आप कहीं ना कहीं अगर सेविंग्स में कमजोर है, आपको लगता है कि नहीं आप ठीक से सेव नहीं कर पाते हो, तो पहली चीज जो मुझे लगता है आपको सबको करनी चाहिए वो ये है कि फ्यूचर के आपके जो भी फाइनेंशियल नीड्स आने वाले हैं, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मेरे फ्यूचर के नीड्स ये है कि भाई मेरा बच्चा आज की तारीख में 9 साल का है, तो वो जब 18 साल का होगा तब उसको उसको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करवाने के लिए मुझे एक पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरी पहली फाइनेंशियल नीड आने वाली है। दूसरी फाइनेंशियल नीड मेरी आने वाली है 17 साल के बाद, या 17-18 साल के आजू बाजू, जब मुझे उसके मैरिज के लिए पैसे लगेंगे। तीसरी नीड मेरी आने वाली है 20 साल बाद, जब मेरा रिटायरमेंट हो जाऊंगा और रिटायर हो जाऊंगा, जब मेरी इनकम जीरो हो जाएगी, लेकिन मेरे खर्चे तो तभी भी रहेंगे। तो ये जब मैं कागज पे लेके आ जाता हूँ ना, और कैलकुलेट करता हूँ ना कि कितना पैसा लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको बचत करने की इच्छा जगेगी, एंड ऑटोमेटिकली यू विल सेव मोर, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है टू क्रिएट वेल्थ। काफी लोग रिटर्न पे फोकस करते हैं, बट मैं कहता हूँ कि रिटर्न से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना बचत करते हो। सो आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल नीड। एक एग्जांपल मैंने लिया है, फाइनेंशियल नीड्स कैन बी बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का मैरिज, बाइंग अ हाउस,
रिटायरमेंट, या कोई भी फाइनेंशियल नीड्स हो सकती है, इसको कागज पे लेके आओ। से फॉर एग्जांपल चिल्ड्रंस एजुकेशन। अब चिल्ड्रंस एजुकेशन में मैंने मेरा ही एग्जांपल लिया है कि भाई नो, मुझे ऐसा एजुकेशन करवाना है, मेरा ऐसा सपना है जिसका आज का खर्चा 25 लाख है। वो एजुकेशन का खर्चा आज 25 लाख है, लेकिन मेरा बच्चा अभी छोटा है, वो 15 साल बाद वो कोर्स करेगा, तो 15 साल बाद 25 लाख रुपया नहीं लगेगा। इन्फ्लेशन 6-7% से, अगर मैं महंगाई 6-7% से कंसिडर करता हूँ, तो 25 लाख नहीं, मुझे एक्चुअली 70 लाख रुपया लगेगा, राइट। सो ये तो एक एजुकेशन के लिए हो गया। सो एजुकेशन के लिए 70 लाख लगेगा, मान लो मैरिज के लिए 50 लाख लगेगा, घर खरीदने के लिए मान लो 1.25 करोड़ लगेगा, रिटायरमेंट के लिए मान लो 5 करोड़ जमा करना। ये जब आप एक बार कागज पे लेके आ जाओगे ना, आपको ऑटोमेटिकली सेव मोर करने की इच्छा होगी। और वेल्थ क्रिएट करना है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, रेसिपी टू क्रिएट वेल्थ इज सेव मोर। ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करो, सही जगह पे इन्वेस्ट करो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेव मोर की। सेव मोर के लिए आपको आपके फ्यूचर के सारे फाइनेंशियल नीड्स को कागज पे लेके आ जाना है। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है यहाँ पे, एनजे पार्टनर्स में जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, उनके साथ बैठिए और आपके सारे फाइनेंशियल नीड्स को पेपर पे लेके आइए। यू विल ऑटोमेटिकली सेव। ऑटोमेट सेविंग दूसरा तरीका है टू सेव मोर, इज सेविंग्स को ऑटोमेट कर दो। जैसे आपने शायद इलेक्ट्रिसिटी बिल को ऑटोमेट कर दिया होगा, आपने फोन रिचार्ज को ऑटोमेट कर दिया होगा, आपने बहुत सारी चीजें हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं ना आजकल। इन्वेस्टमेंट्स भी ऑटोमेट कर दो ना, कि भाई 3-4 तारीख को इन्वेस्टमेंट हो ही जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। उससे क्या होगा कि आपका, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इनकम होती है, फिर खर्चा करते हैं, जो बच जाता है उसको इन्वेस्ट करते हैं। बट ये गलत तरीका है इन्वेस्ट करने का या सेव करने का। सही तरीका ये है कि इनकम जो आ जाती है उसमें से सेविंग्स पहले ही निकाल लो, जो बचता है उसको बजट के हिसाब से खर्चा करो। ये सही तरीका। आई एम श्योर मुश्किल है, स्पेशली जो यंगस्टर्स मेरा ये सेमिनार या वेबिनार बोलो तो जो सुन रहे हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। मोबाइल लेना है, बाइक लेना है, जूते लेने हैं, कपड़े लेने हैं, बट ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो यू विल आप याद रखोगे कि हाँ, ये मुझे वेल्थ क्रिएशन में मुझे इससे मदद हुई थी, राइट। अवॉइड एनी टाइप ऑफ डेट एज मच एज पॉसिबल। कोशिश करो कोई भी टाइप का लोन आप ना लो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो। लोन एक बहुत बड़ी अड़चन है जो आपको ज़्यादा बचाने से रोकती है। और आखिरी चीज़, आई एम श्योर आप लोग सब आपके बिजनेस में और आपके जॉब में मेहनत कर ही रहे हो, ज़्यादा कमाओगे। इफ़ यू अप योर अर्निंग, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू सेव मोर, राइट। सो हम लोग बात कर रहे हैं वेल्थ कैसे क्रिएट करना है। वेल्थ क्रिएशन में 3 ही चीज़ है, इन्वेस्टमेंट, आप कितना सेव करते हो, कितना रिटर्न मिलता है, और कितने साल के लिए इन्वेस्ट करते हो। सो तो recipe to build wealth is save more, invest for long term, invest at the right place। और save more में मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए। आपके फाइनेंशियल नीड्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए, सेविंग्स को ऑटोमेट कर दीजिए, इनकम माइनस सेविंग्स, फिर जो बचता है वो आपका एक्सपेंस होना चाहिए। मेक अ बजट एंड स्टिक टू इट। अवॉइड एनी टाइप ऑफ लोन, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है या पर्सनल लोन है। और आई एम श्योर आखिरी चीज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर ही रहे होंगे, ट्राई टू अप योर अर्निंग। तो ये पहला मुद्दा हो गया वेल्थ क्रिएट करने का, या पहला रेसिपी हो गया सेव मोर, राइट। सेकंड रेसिपी है ज्यादा समय दो आपके इन्वेस्टमेंट को। ज्यादा समय आप देते हो तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का साथ मिलता है, चक्रवर्ती ब्याज का साथ मिलता है। तो चक्रवर्ती ब्याज ऐसी चीज है जो मुझे समझाना इस वेबिनार पे बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट वेबिनार क्या, आप मेरे सामने भी बैठे होते तो भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाना बहुत मुश्किल है। उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, समझना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ये दो फ्रेंड्स के एग्जाम्पल के जरिए, राइट। ये 2 फ्रेंड्स है, नाम कुछ भी ले लो, रमेश और सुरेश, या अर्ली और मिस्टर अर्ली, मिस्टर लेट, या मिस्टर
राम एंड मिस्टर श्याम, जो भी एग्जाम्पल नाम ले लो, डजेंट मैटर, पर दोनों का एग्जाम्पल बहुत सही है ये समझने के लिए कि क्यों इन्वेस्टमेंट को ज्यादा समय देना चाहिए, कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, राइट। सो ये दोनों दोस्त हैं, दोनों साथ में एक ही सोसाइटी में रहते हैं, दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं, दोनों ने साथ में ग्रेजुएशन किया, दोनों साथ में जॉब पे लगे, दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी लगी और दोनों की सैलरी भी सेम है, राइट। लेकिन दोनों का बचत की तरफ नजरिया थोड़ा अलग है। राम का नजरिया ये है कि अभी से मुझे बचत करना शुरू कर देना है ताकि मैं ज्यादा समय दे पाऊं इन्वेस्टमेंट को, और श्याम का ऐसा कहना है कि भाई मैं जब समय आएगा तब ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा, अभी तो मैं मोबाइल लूंगा या घड़ी लूंगा या बाइक लूंगा या जो भी नॉर्मल शौक होते हैं यंगस्टर्स के, उसमें मैं खर्चा करूंगा, बट जब समय आएगा तब मैं तेरे से ज्यादा बचाऊंगा, राइट। सो मिस्टर राम 25 साल की उम्र में महीने के 10,000 बचाना शुरू करते हैं, 60 साल में ऑटोमेटिकली वो रिटायर हो जाते हैं। सो उन्होंने 35 साल 10,000 रुपया महीने का बचाया, सो उन्होंने टोटल बचाया 42 लाख। मिस्टर श्याम ने, जैसे उन्होंने बोला था, 20 साल खूब मजे किए और 45 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, लेकिन डबल इन्वेस्टमेंट शुरू किया, महीने के 20,000 बचाने शुरू किए। वो भी रिटायर तो 60 साल पे ही होने वाले, उनके लिए रिटायरमेंट तो बढ़ने नहीं वाला है, 60 ही रहने वाला है, कंपनी 60 को टाटा बाय बाय कर देगी। तो उन्होंने 15 साल के लिए पैसा बचाया, महीने का 20,000, तो उन्होंने बचाया 36 लाख। आप देखोगे दोनों ने मोटा मोटी सेम बचाया है, भले इन्होंने 35 साल बचाया लेकिन महीने के 10,000 बचाए, इसीलिए 42 लाख बचाया। इन्होंने 15 साल बचाया लेकिन महीने के 20,000 बचाए, इसीलिए मोटा मोटी दोनों ने 40 लाख के आजू बाजू पैसा बचाया है। लेकिन दोनों को रिटायरमेंट पे जो पैसा मिल रहा है ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मिस्टर राम को अगर दोनों को सेम रिटर्न मिला, सो दोनों का स्कूल भी सेम था, कॉलेज भी सेम था, जॉब भी सेम है, सैलरी भी सेम है और रिटर्न भी सेम मिला, दोनों को रिटर्न सेम मिला, मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि दोनों को सेम रिटर्न मिला 15%, तो मिस्टर राम को रिटायरमेंट के वक्त 11.5 करोड़ रुपए के आजू बाजू मिलते हैं और मिस्टर श्याम को रिटायरमेंट के वक्त 1.25 करोड़ रुपए के आजू बाजू मिलते हैं, जबकि दोनों ने बचत सेम किया है लेकिन दोनों ने समय अलग अलग दिया है। एक ने समय दिया 35 साल, एक ने समय दिया 15 साल। इसीलिए दूसरा रेसिपी है टू क्रिएट वेल्थ। हम लोग बात कर रहे हैं वेल्थ कैसे क्रिएट होता है, 3 ही चीज है रेसिपी टू क्रिएट वेल्थ इज 3 थिंग्स। सेव मोर, जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आप कैसे सेव ज्यादा कर सकते हो। सेकंड इज गिव मोर टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट, जिसका एग्जांपल हमने मिस्टर राम और मिस्टर श्याम के जरिए देखा। दोनों में सिर्फ 10 करोड़ का अंतर है, दोनों ने बचाया सेम, लेकिन दोनों की वेल्थ में, जो हम लोग बात कर रहे हैं ना संपत्ति सर्जन करना, दोनों के वेल्थ क्रिएशन में 10 करोड़ रुपए का अंतर है। सब कुछ सेम है, सिर्फ समय दोनों ने अलग अलग दिया। एक को पावर ऑफ कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा 35 साल हुआ, एक को चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा 15 साल हुआ। दूसरी रेसिपी है टू क्रिएट वेल्थ, गिव मोर टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट। और ये और एक एग्जांपल है, एक्चुअली ज्यादा समय दोगे तो क्या फायदा होगा या कैसे चक्रवृद्धि ब्याज और पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, और ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एक्चुअली मैंने कहीं पे इसको पढ़ा था। अगर आप 15,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, अगर आपको 15% रिटर्न मिलता है, और अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो मोटा मोटी 1 करोड़ रुपए का वेल्थ आपका क्रिएट होता है। मोटा मोटी, ये एग्जैक्ट है, मैं एग्जैक्ट नहीं है, ये राउंड फिगर मैंने किया है, मोटा मोटी 1 करोड़ रुपए का वेल्थ आप क्रिएट करते हो। वही 15,000 रुपए, वही 15%, लेकिन आप सिर्फ एक चीज चेंज करते हो, एक चीज, वो ये है कि 15 के बदले 30 साल कर देते हो, तो वो 1 करोड़ का 2 करोड़ नहीं होता है, एक्चुअली 10 करोड़ होता है। ये भी 10 करोड़ मैंने राउंड फिगर लिया है, एग्जैक्ट फिगर नहीं, बट ये समय का फायदा है। सो वेल्थ क्रिएट करना है तो सेव मोर, 15,000 के बदले 25 करोगे तो ये ऑटोमेटिकली 20 करोड़ हो जाएगा या 17 करोड़ हो जाएगा।
15% के बदले अगर आपको मान लो 12 मिलता है तो ये चेंज हो जाएगा। बट अगर आप समय 15 साल के बदले 30 साल करते हो तो 1 करोड़ के बदले 10 करोड़ होता है। तो दूसरी चीज है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, गिव टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट। अब तीसरी चीज पे आते हैं कि इन्वेस्ट राइट। सही रिटर्न मिलना भी आपको बहुत जरूरी है वेल्थ क्रिएशन में, संपत्ति सर्जन में। अगर सही रिटर्न नहीं मिला तो भी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा। पहले तो इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, क्यों जो आपने पैसा बचाया वो आपके गद्दे के नीचे नहीं होना चाहिए, या क्यों तिजोरी में नहीं होना चाहिए, या क्यों बैंक के सेविंग्स अकाउंट में नहीं होना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन, महंगाई। चीजों की वैल्यू दिन ब दिन साल दर साल बढ़ती रहती है। दैट मीन्स कि आपके पैसे की वैल्यू दिन ब दिन साल दर साल घटती रहती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, ले लो मिल्क। 1990 में 1 लीटर 6 रुपए का मिलता था, आज 70 रुपए के आजू बाजू है। अगर महंगाई निकालो तो 8% के आजू बाजू आती है। तो अगर आपने गद्दे के नीचे पैसे रखे या तिजोरी में पैसे रखे या बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखे जिसके ऊपर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है या बहुत कम रिटर्न मिल रहा है, तो होगा क्या, आपके पैसे की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। कैसे कम होती जाएगी, तो भाई 1 लाख मान लो आपने बचाए थे 1990 में और आपने गद्दे के नीचे रख दिए या तिजोरी में रख दिए या बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रख दिया या कहीं पे भी रख दिए जहाँ पे 0% रिटर्न मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू साल दर साल कम होती जाएगी। उसी 1990 में जिसकी वैल्यू 1 लाख थी, उसी 1 लाख की वैल्यू भले आप गिनोगे तो 1 लाख ही मिलेगा, लेकिन उसकी चीजों को खरीदने की शक्ति कम हो जाएगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी 48,000 रुपीज। मैंने सिर्फ 7% महंगाई पकड़ा है। फिर 10 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 22,000 रुपए, और फिर 10 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000 रुपए। मतलब ये कितने साल हो गए, 10, 20, 30 साल में आपके 100 रुपए की वैल्यू 90% से कम हो जाती है। मतलब आज का 1 लाख रुपया और 30 साल के बाद का 10,000 रुपया सेम है। मतलब उसकी आज की वैल्यू 1 लाख है तो 30 साल के बाद की वैल्यू 10,000 हो जाएगी, अगर 7% महंगाई आने वाले 30 साल में रही तो क्यों इन्वेस्ट राइट जगह पे करना चाहिए या क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, पहला पॉइंट तो ये है। और वो ये है कि इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू को, तो आपने सेव मोर तो कर दिया, बट सेव मोर कर दिया लेकिन सेविंग्स अकाउंट में पैसा रहने दिया तो भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज सेविंग्स अकाउंट में 3-3.5% ब्याज मिलता है और महंगाई पिछले 30-40 सालों में इंडिया में 7-1% के आजू बाजू, 6.5-7% के आजू बाजू रही है। तो आपके पैसे की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, राइट। अब इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया है तो उसमें भी बेहतर रिटर्न कैसे मदद करता है वेल्थ क्रिएशन में, वो देखते हैं। सो ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने लिया है। पहले मैंने आपको उदाहरण बताया जहाँ पे मैंने समय चेंज किया। पहले इनफैक्ट मैंने उदाहरण आपको बताया जहाँ पे मैंने 10,000 के बदले 15,000 बचाए तो वेल्थ क्रिएट ज्यादा हुआ। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया जहाँ मैंने समय चेंज किया तो वेल्थ क्रिएट ज्यादा हुआ। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पे मैं रिटर्न चेंज कर रहा हूँ, तो रिटर्न कैसे वेल्थ क्रिएशन में इम्पैक्ट करता है वो आपको आइडिया आ जाएगा। मान लो अगर आप महीने का 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो 25 साल के लिए और आपको 6% रिटर्न मिलता है, तो आपका वेल्थ क्रिएशन होता है तकरीबन 70 लाख के आजू बाजू। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे 8% रिटर्न मिलता है तो आपका वेल्थ क्रिएशन होगा 90 लाख के आजू बाजू। और आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे आपको 12% रिटर्न मिलता है तो आपका वेल्थ क्रिएशन होगा तकरीबन 2.25 करोड़ के आजू बाजू। और अगर आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे मान लो आपको 15% रिटर्न मिलता है तो आपका वेल्थ क्रिएशन होगा मोटा मोटी 3.25 करोड़ रुपए। तो कितना आप बचत करते हो उससे भी वो भी मैटर करता है, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करते हो वो भी मैटर करता है, और कितना रिटर्न आपको मिलता है वो भी मैटर करता है। ओवरऑल आप कितना वेल्थ क्रिएट करते हो उसके ऊपर, राइट। अब ये आप बोलोगे कि 12-15% कैसे, सो उसके लिए इसीलिए आज के प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वेल्थ क्रिएशन थ्रू
इक्विटीज, म्यूचुअल फंड एंड SIP। सो अगर आपको 12 या 12% से ज़्यादा का रिटर्न की कमाना है तो फिर इक्विटी इज वन ऑफ द ऑप्शंस, या इक्विटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको, जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज इक्विटी के बगैर डबल डिजिट रिटर्न आज कोई प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। बैंक्स में आज की तारीख में 5.5-6% ब्याज दर चल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में 7-7.5% के आजू बाजू ब्याज दर चल रहे हैं, इंश्योरेंस में जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी 6-7% के आजू बाजू ही रिटर्न मिलता है। सो 12-15% की आपकी चाह है, मैं नहीं बोलता हूँ कि मिलेगा ही, हम लोग उसके ऊपर आगे डिटेल में चर्चा करते हैं, बट अगर चाह है तो इक्विटी इज दी ओनली ऑप्शन। ये इंडिया में पिछले 40 सालों में अलग अलग प्रोडक्ट्स ने क्या रिटर्न दिया है उसका ग्राफ है। बहुत सारे नंबर्स है, आप नंबर्स पे मत जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करिए। सो हुआ ऐसा है कि पिछले 40 सालों में, मतलब 1982 से 2022, एग्जैक्ट 40 साल, इन 40 सालों में हुआ क्या है कि इंडिया में महंगाई मोटा मोटी रही है 6% के आजू बाजू। 6% के आजू बाजू मतलब 1000 तब का आज के 10,000 के बराबर है। मतलब तब जितनी चीजें 1000 रुपए में आती थी, आज उतनी चीजें खरीदने में 10,000 रुपए लगते हैं इन 40 सालों में, राइट। इन 40 सालों में गोल्ड ने रिटर्न दिया है कुछ 8.66% के आजू बाजू, मतलब 1000 रुपए की वैल्यू हो गई है 27,730। सिल्वर ने 8.35 का रिटर्न दिया है, मतलब 1000 की वैल्यू 24,000। बैंक में अगर डिपॉजिट किया होता तो अलग अलग समय पे अलग अलग ब्याज थे, कभी 12% भी थे, कभी 11 भी थे, कभी 13 भी थे, कभी 10 भी थे, कभी 8 भी थे, लेकिन एवरेज इन 40 सालों में ब्याज दर रहे हैं 8.37%। सो आपका 1000 रुपए की वैल्यू हुई होती 24,940 के आजू। कंपनी डिपॉजिट किया होता तो बैंक से ऑटोमेटिकली 1% ज़्यादा ही मिलता है, तो आपको 937 का रिटर्न मिला होता और आपकी 1000 की वैल्यू हुई होती 36,000। आपने सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता, मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट किया होता, सेंसेक्स देखते हैं ना हम लोग रोज सुबह शाम, कितना हो गया, बढ़ा गिरा, 60,000 हो गया, 50,000 हो गया, 55,000 हो गया, सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता, मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट किया होता, तो आपको 15% रिटर्न मिला होता और आपकी 1000 की वैल्यू हो गई होती 2,70,000। अब आप देखो तो 937 और 15 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है डिफरेंस, 6% का डिफरेंस है, लेकिन 36,000 और 270 का डिफरेंस है वेल्थ क्रिएशन में। ये फर्क पड़ता है समय की वजह से, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से, कि 36,000 के बदले 270 मिलता है, राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के ऊपर। वेल्थ क्रिएशन में 3 ही चीज है जो आपको करनी है, तीनों मुश्किल है, जैसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज सिंपल बट नॉट इजी, बट फिर भी मैं 3 चीजें अगर बोलूँ तो वो है सेव मोर, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, ज़्यादा समय दीजिए आपके इन्वेस्टमेंट को, और इन्वेस्ट एट द राइट प्लेस। और राइट प्लेस में मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी की, शेयर मार्केट की, राइट। ये 40 सालों का रिटर्न हम लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट का इंडिया में डिस्कस किया, और कोई भी प्रोडक्ट आप 40 साल में निकाल लो, पिछले 40 सालों में बहुत, इनफैक्ट बहुत कम, क्या बहुत कोई प्रोडक्ट नहीं होगा जिसने 15% या 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया होगा, राइट। सो वेल्थ क्रिएशन कैसे आपको मदद करता है उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, इसी एग्जांपल के थ्रू। भाई 1000 रुपए की वैल्यू आज इन्फ्लेशन की वजह से 10,100 हो गए, मतलब तब का जो चीज 1000 रुपए मिलती थी आज खरीदने में 10,100 रुपए लगेंगे। गोल्ड में 27,000 हो गए, बैंक डिपॉजिट में 25,000 हो गए, और सेंसेक्स में 2,70,000 हो गए। तो ये मैं एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूँ साइकिल का। भाई साइकिल एक ऐसी चीज है जो एग्जैक्टली 1000 रुपए के आजू बाजू मिलती थी 1982 में, सॉरी 1991 मैंने गलती से लिया, 82 की मैं बात कर रहा हूँ। 1982 में रफली 1000 रुपए की मिलती थी, आज 7% महंगाई के हिसाब से 10,100 की मिलती है। मान लो वही साइकिल आज 10,100 की मिलती है। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आपका वैल्यू हो गया होता 27,000 रुपए। आज आप गोल्ड
बेच के साइकिल खरीदने जाते तो आपको मोटा मोटी 3 साइकिलें मिलती। बैंक एफडी किया होता आपने और आज बैंक एफडी तोड़वा के आप साइकिल खरीदने जाते तो आपको 2.5 साइकिल मिलती। बट अगर आपने सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता और आज पैसा रिडीम करके साइकिल खरीदने जाते तो आप 27 साइकिलें खरीद पाते। दिस इज हाउ इक्विटीज हेल्प यू इन क्रिएटिंग वेल्थ, राइट। और यही 1,000 रुपये आपने मान लो तिजोरी में रख दिए होते और आज निकाल के साइकिल खरीदने गए होते तो साइकिल वाला आपसे 10,100 मांगेगा। बेसिकली उस 1,000 रुपये से आपको एक टायर भी नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्वेस्ट, और फिर ये बोल रहा हूँ कि इन्वेस्ट एट द राइट प्लेस सो दैट आप वेल्थ क्रिएट कर पाओ, राइट। सो वेल्थ क्रिएशन इज नथिंग बट सेव मोर, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, ज़्यादा समय दीजिए आपके इन्वेस्टमेंट को, और इक्विटीज में पूरा तो नहीं बट एटलीस्ट आपकी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, राइट। अब मैं कब से इक्विटी 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 की बात कर रहा हूँ। इक्विटी है क्या? काफ़ी लोग उसको जुगार बोलते हैं, सट्टा बोलते हैं, गैम्बलिंग बोलते हैं, बट एक्चुअली बहुत गैर समझ है इक्विटी के बारे में इंडिया में लोगों को। इक्विटी को हम लोग काफ़ी बार शेयर्स भी बोलते हैं, राइट। अब शेयर्स एक इंग्लिश भाषा का शब्द है। शेयर को हम लोग अपनी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे तो हिस्सा हो जाता है। सिर्फ एक ट्रांसलेशन आपको क्लियर कर देता है कि इक्विटी क्या है। इक्विटी मतलब हम लोग शेयर 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 बोलते रहते हैं, और शेयर अपनी भाषा में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो होता है हिस्सा। आप किसी कंपनी में जब शेयर खरीद रहे हो, आप उस कंपनी में हिस्सा खरीद रहे हो, आप किसी कंपनी के मालिक बन रहे हो, हिस्सेदार बन रहे हो। सो बेसिकली आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, या बिजनेस ऑलरेडी शुरू है उसमें आप हिस्सा ले रहे हो। सो इक्विटी इज नथिंग, बाइंग इक्विटी इज नथिंग बट बिजनेस करना। और बिजनेस करना कैसे गैम्बलिंग हो सकता है, या सट्टा हो सकता है, या जुगार हो सकता है? बिजनेस करना तो बिजनेस करना होता है, और बिजनेस इज वेल्थ क्रिएट करता है। और जितने भी वेल्दी लोग हैं इंडिया में, आप नाम लो, कागज पे लिखो इंडिया के टॉप 10 वेल्दी लोग, सब लोग बिजनेस की वजह से वेल्दी हुए हैं, मतलब सब लोग इक्विटी की वजह से वेल्दी हुए हैं। आप खुद, आपको लगता है इंडिया में यार आने वाले सालों में टू व्हीलर्स बहुत बिकेंगे, आप खुद टू व्हीलर की कंपनी शुरू नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जरूर हीरो के हिस्सेदार बन सकते हो। आप बैंक शुरू नहीं कर सकते हो, लेकिन आप HDFC बैंक के मालिक बन सकते हो। आपको आईटी का आई भी नहीं समझ में आता है, लेकिन आप इन्फोसिस के मालिक बन सकते हो। आपको ऑयल रिफाइनरी में बहुत फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, आप रिलायंस के मालिक बन सकते हो। मैं जरा भी नहीं बोल रहा हूँ ये 4 कंपनीज के आप शेयर खरीदिए, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इक्विटी या शेयर या शेयर मार्केट आपको मौका देता है बिजनेसेस के हिस्सेदार बनने का, और बिजनेसेस वेल्थ क्रिएट करता है, और वेल्थ क्रिएशन के ऊपर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, राइट। अब ये बिजनेसेस जैसे जैसे अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे वैसे वैसे बिजनेस का वैल्यू बढ़ेगा, और जैसे जैसे बिजनेस का वैल्यू बढ़ेगा उसके शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। वही होता आया है पिछले 40-50 सालों में इंडिया में। इन्फोसिस ने अपना मुनाफा बढ़ाया, इन्फोसिस का प्राइस बढ़ा। HDFC बैंक ने 40 सालों में अपना मुनाफा बढ़ाया, HDFC बैंक का प्राइस बढ़ा। हीरो ने इन 40 सालों में अपना मुनाफा बढ़ाया, हीरो का प्राइस इन 40 सालों में बढ़ा। रिलायंस ने अपना मुनाफा इन 40 सालों में बढ़ाया, उसका प्राइस बढ़ा। जैसे जैसे मुनाफा बढ़ता है बिजनेस का वैल्यू बढ़ता है, और जैसे बिजनेस का वैल्यू बढ़ता है उसके शेयर का प्राइस बढ़ता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई भी कारण से प्राइस गिर सकता है, वॉर हो गई, रिसेशन आ गया, या ग्लोबल क्राइसिस हो गई, या कुछ भी, इट कैन बी एनी रीजन जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर, आज, एक हफ्ते के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर शेयर के प्राइसेस कम हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक ही चीज के अंदर ताकत है शेयर के प्राइस को बढ़ाने की या गिराने की, और वो चीज है कंपनी का प्रॉफिट। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा शेयर का प्राइस, आपके हिस्से का प्राइस बढ़ेगा। उसका एक ये
उदाहरण है। ये लाल लाइन जो है ये सेंसेक्स है, बेसिकली 30 सालों का मैंने एग्जांपल लिया, 1991 से लेकर 2022 तक का। इन 30 सालों में सेंसेक्स 1000 का आज 60,000 के आजू बाजू हो गया है। लेकिन आप इन 30 सालों में मुनाफा भी देखोगे तो मुनाफा भी मोटा मोटी उतने ही परसेंटेज से बढ़ा है। तो इन 30 सालों में सेंसेक्स की 30 कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है 12.5% से, और इन 30 सालों में सेंसेक्स भी बढ़ा है 14% के आजू बाजू। मुनाफा बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो सेंसेक्स बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। वही सेंसेक्स का और एक एग्जांपल है कि ये सेंसेक्स जो हम लोग रोज देखते हैं सुबह शाम बढ़ा गिरा, वो एक इंडेक्स है, एक बेंचमार्क है। वो 1979 में शुरू हुआ था विद अ बेस ऑफ 100। वो 100 का सेंसेक्स आज 58,000 हो गया। ये मैंने मार्च 2022 का एग्जांपल लिया है। आज भी तकरीबन यही लेवल पे है। अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता 1979 में सेंसेक्स में और छोड़ दिया होता, मतलब समय दिया होता, तो आज उसकी वैल्यू 5 करोड़ 85 लाख के आजू बाजू होती। और 1 लाख के बदले 10 लाख इन्वेस्ट किया होता तो 58 करोड़ के आजू बाजू होती। यही एग्जाम्पल में तीनों चीज आ गई। सेव मोर, 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो 585 हुआ, 5 करोड़ 85 लाख हुआ। 10 लाख किया होता तो 58 करोड़ होता। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, 40 साल इन्वेस्ट किया है तो क्या फर्क पड़ा है वो भी दिख रहा है हमको। और इन्वेस्ट इन इक्विटी, क्योंकि इसमें इन 43 इयर्स में तकरीबन सेंसेक्स ने 15.96% रिटर्न दिया है। मैं जरा भी बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आने वाले 40 सालों में भी यही रिटर्न आएगा। यू नेवर नो कितने परसेंटेज से प्रॉफिट आने वाले 30-40 सालों में बढ़ता है, उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि कितना रिटर्न इक्विटी में आता है, राइट। सो काफी लोग इक्विटी की जब बात आती है तो गारंटी की बात करते हैं कि भाई गारंटी क्या है, राइट। सो एक ये मैंने यहाँ पे चार्ट डाला है, बहुत सारे आंकड़े। अगेन आप आंकड़ों पे मत जाइए, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। इक्विटी में गारंटी क्या है? आई एम श्योर देयर इज नो गारंटी, देयर कैन नेवर बी गारंटी। कभी कोई बिजनेस में गारंटी होता है क्या? आई एम श्योर कोई भी बिजनेस का मालिक आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा कि अगले साल उसका मुनाफा कितना होगा, कितने परसेंटेज से बढ़ेगा। और इसी वजह से देयर कैन बी नो गारंटी इन इक्विटी। और दूसरे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से शेयर प्राइस बढ़ते हैं गिरते हैं शॉर्ट टर्म में, और वो कल कुछ भी हो सकता है, कोविड जैसी चीज आ सकती है तो शेयर के प्राइसेस गिरे थे 2020 में। सो शॉर्ट टर्म में बहुत सारे रीजंस की वजह से शेयर के प्राइस बढ़ सकते हैं या गिर सकते हैं। सो गारंटी कोई नहीं है, लेकिन मैं ये आंकड़ों के जरिए कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो ये है कि अगर आप समय देते हो ना इक्विटी को, तो आपके रिस्क जो है वो दिन ब दिन कम होता जाता है। तो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, आंकड़े पे मत जाओ। अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको 26% बार ऐसा होता है कि आपको 1 साल बाद जब पैसा निकाला ना तो लॉस हुआ। 26% ऑफ टाइम्स। पिछले 40 सालों का ये हम लोगों ने, ये पिछले 25 सालों का एग्जाम्पल लिया है हमने कि 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 26% चांस है कि आप लॉस करोगे। 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो 9% चांस है कि आप लॉस करोगे। 5 इयर्स के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 2% चांस है कि आप लॉस करोगे। मगर आप 7 इयर्स 10 इयर्स 15 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप देखोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है, और 12% से ज्यादा रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटीज जो है वो बढ़ती जाती है। 1 ईयर में वो प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% के आजू बाजू है, 3 ईयर में वो प्रोबेबिलिटी 60% के आजू बाजू है, 5 ईयर में वो प्रोबेबिलिटी 70% हो जाती है, 7 इयर्स में वो प्रोबेबिलिटी 80% हो जाती है, 10 ईयर में वो प्रोबेबिलिटी 90% हो जाती है कि आपको 12% से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इनफैक्ट एटलीस्ट पास्ट में ऐसा हुआ है। और 15 इयर्स में तो आप 94% या 95% प्रोबेबिलिटी है कि आपको 12% से ज्यादा का रिटर्न मिलेगा। तो इक्विटी समय मांगता है, आपका रिस्क ऑटोमेटिकली जो है वो कम होता जाता है। और वो समय हम लोग ऑलरेडी देते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में। एफडी में हम लोग 5 साल 10 साल 15 साल एफडी को रिन्यू करते रहते हैं।
पीपीएफ में 15 साल पैसा लॉक हो जाता है, इंश्योरेंस की जो इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसियाँ होती है वो 20-20 साल की होती है, पैसा लॉक हो जाता है। रियल एस्टेट हम लोग 15, 20, 25 साल तक बेचते नहीं हैं। वही चीज़ अगर हम लोग इक्विटी में करना शुरू करेंगे, तो इक्विटी में भी पैसा बनेगा और इन सब चीज़ों से ज़्यादा बनेगा, जो हम लोगों ने पिछले 40 सालों के उदाहरण से देखा। काफ़ी लोग बोलते हैं इक्विटी वॉलेटाइल है, डेफ़िनेटली वॉलेटाइल है। जैसे मैंने बोला अलग-अलग इवेंट कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे इक्विटी गिरा था बिकॉज़ सिक्योरिटी मार्केट का स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ था। फिर यहाँ पे मार्केट गिरा था बिकॉज़ ट्विन टावर पे अटैक हुआ था, कारगिल वॉर हुआ था। फिर यहाँ पे डॉट डॉट कॉम बबल हुआ था, इसीलिए मार्केट गिरा था। फिर यहाँ पे मार्केट गिरा था बिकॉज़ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गया था। फिर यहाँ पे मार्केट गिरा था, उसका कोई और रीज़न था। फिर यहाँ पे मार्केट गिरा था, उसका कोई और रीज़न था। तो वोलेटाइल डेफ़िनेटली है, लेकिन अगर आप ये 30 सालों का सेंसेक्स का ग्राफ देखोगे तो ऊपर ही है। तो अगर आप इतना देखते हो तो डेफ़िनेटली इक्विटी रिस्की है। अगर आप सिर्फ़ इतना देखते हो तो डेफ़िनेटली इक्विटी रिस्की है। आप सिर्फ़ इतना देखते हो तो डेफ़िनेटली इक्विटी रिस्की है। लेकिन आप यहाँ से यहाँ का चार्ट देखते हो तो इक्विटी रिस्की नहीं है, वोलेटाइल है, रिस्की नहीं है। राइट? फिर आप एक सवाल ये पूछोगे, सो ये मैं सारे सवाल जो मुझे लोग पूछते हैं ना इक्विटी के बारे में, वो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने इक्विटी का रिटर्न तो आपको बता दिया, लेकिन फिर ये सवाल लोग पूछते हैं, गारंटी क्या है? तो गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे आप समय ज़्यादा देते हो, बढ़ाते जाते हो इक्विटी में, आपका लॉस होने के चांसेस ज़ीरो होते जाए या कम होते जाते हैं और बेहतर रिटर्न आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। वॉलेटाइल डेफ़िनेटली वॉलेटाइल है, लेकिन अगर आप चार्ट को एक पेपर पे लाओगे और नो देखोगे तो एक ही दिशा में आपको चार्ट जाता हुआ दिखेगा। फिर लोग पूछते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन किंगफिशर का क्या? दीवान हाउसिंग का क्या? एस्सार स्टील का क्या? रिलायंस कम्युनिकेशंस का क्या? जेट एयरवेज का क्या? ये भी तो इक्विटी है, इसमें तो किसी का पैसा नहीं बना। इनफैक्ट बैंक में तो 6% मिलता है, इसमें तो कुछ भी नहीं मिला, माइनस में रिटर्न मिला। राइट? इसीलिए आज के प्रेजेंटेशन के दूसरे मुद्दे के ऊपर हम लोग आते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज इक्विटी का होना बहुत ज़रूरी है, कंपनीज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कंपनीज की बैलेंस शीट को समझने का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एक अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, समय देना पोर्टफोलियो को इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बाद वो बहुत ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको हर एक कंपनी में क्या हो रहा है उसको रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। ये 6 चीज़ें हमारे पास एज अ रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, बिकॉज़ अपना खुद का जॉब है, अपना नॉलेज किसी और बिज़नेस में है, अपने जॉब में है, अपना एक्सपीरियंस अपने बिज़नेस में है, अपने जॉब में है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जॉब का है, अपने बिज़नेस का है, अपना समय अपने जॉब में, अपने बिज़नेस में चला जाता है। तो हम लोग कैसे शेयर मार्केट में ये कर पाएँगे? और ये ज़रूरी है, ये सब करना ज़रूरी है, अगर इक्विटी से रिटर्न बनाता है, नहीं तो फिर ऐसा होता है। राइट? और इसीलिए म्यूचुअल फंड्स ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, एक संस्था है, एक एक्सपर्ट है, जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, समय है, मॉनिटर कर सकता है, जो आपसे पैसा लेता है और आपकी तरफ से इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। बाकी सब जगह पे भी करता है, आप कौन सी स्कीम लेते हो उसके ऊपर आधार करता है, बट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। राइट? सो इसीलिए इक्विटी ज़रूरी है, लेकिन इक्विटी के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट के थ्रू जाना बहुत ज़रूरी है और हम लोग हर चीज़ में लाइफ में एक्सपर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। आपको घर बनाना है तो आप एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हो, आपको कोई बीमारी होती है तो आप एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक्सपर्ट की ज़रूर पड़ती है। एक्सपर्ट ही आपको बेहतर रिटर्न ला पाएगा। राइट? म्यूचुअल फंड के अंदर भी एक चीज़ होती है एसआईपीज़, जो मैंने आपको बताया ना 3 रेसिपीज़ टू क्रिएट वेल्थ, वो तीनों चीज़ एसआईपी के अंदर आ जाती है।
इन्वेस्ट मोर मतलब सेविंग्स को ऑटोमेट करिए, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड इन्वेस्ट इन इक्विटी। ये तीनों चीज आ जाती है एसआईपी के अंदर। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ज़्यादा डिटेल में एसआईपी क्या है वो समझाऊंगा नहीं, बिकॉज आज की तारीख में एसआईपी इज अ ब्रांड। घर घर में हर आदमी नो एसआईपी जानता है। ये एसआईपीज के रिटर्न है पिछले 15 सालों में इंडिया में। और किसी ने अगर मान लो 25,000 रुपया इन्वेस्ट किया होता, मैंने सबसे बढ़िया स्कीम नहीं ली है, सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड नहीं लिया है, मैंने 25 म्यूचुअल फंड का एवरेज लिया है, जिसके अंदर सबसे बढ़िया भी आ गया और सबसे आखिरी वाला भी आ गया। इन 15 सालों में 17.90% रिटर्न दिया है एसआईपीज ने। अगर किसी ने 25,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू तकरीबन 2 करोड़ के आजू बाजू होती। निफ्टी ने मतलब सेंसेक्स ने मतलब इंडेक्स ने 13.60% रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट जो है वो एक्सपर्ट इंडेक्स से बट ये 13.60 भी बहुत अच्छा रिटर्न है एफडी के 6% के सामने, पोस्ट के 7% के सामने, इंश्योरेंस के 5.5% के सामने। बट एक्सपर्टीज का जो फायदा है वो आपको क्लियर कट यहाँ पे 13.60 और 17.90 में दिख रहा है। ये 45 लाख की वैल्यू मतलब 45 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका मोटा मोटी 2 करोड़ के आजू बाजू एसआईपीज ने पिछले 15 सालों में करके दिया है। राइट, मैं आखिरी में ये है, हम लोग खत्म ही कर रहे हैं। सो फॉर्मूला फॉर वेल्थ क्रिएशन मैंने स्टार्टिंग में बात किया था। वेल्थ इज इक्वल टू नथिंग बट या एफवी इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 + r⁻n। आप कितना बचत करते हो मैटर करता है, कितना रिटर्न मिलता है मैटर करता है, और कितने साल के लिए इन्वेस्ट करते हो। ये तीनों चीज आपके पास 15 साल 20 साल 25 साल के बाद कितना वेल्थ क्रिएट होगा वो डिसाइड करेंगे। और ये तीनों चीज जैसे मैंने बोली, सेव मोर, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, इन्वेस्ट एट द राइट प्लेस, वो तीनों चीज एसआईपी के अंदर आ जाती है। इसीलिए आप सबकी एसआईपी बहुत जरूरी है अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो। राइट, एक मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपको एक सर्टेन वेल्थ क्रिएट करना है, मान लो आपको 2 करोड़ रुपया वेल्थ क्रिएट करना है 25 सालों में, अगर आपको 7% रिटर्न मिलता है तो आपको महीने का 24,000 बचाना पड़ेगा। अगर आपको 11% रिटर्न मिलता है तो 12,600 रुपया महीना का बचाना पड़ेगा। और अगर आपको 15% रिटर्न मिलता है तो महीने का 6,000 बचाने से 25 सालों में आप 2 करोड़ रुपया जमा कर सकते हो। सो क्रिएटिंग वेल्थ इज नथिंग बट SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान विल हेल्प यू टू क्रिएट वेल्थ। अब SIP के अंदर एक नई तो नहीं बोलेंगे, बट एक चीज होती है वो है टॉप अप SIP। टॉप अप SIP में इन्वेस्टर क्या करता है, SIP शुरू तो कर देता है लेकिन हर साल के एंड में वो SIP को थोड़े अमाउंट से बढ़ाता है। मान लो वो SIP शुरू करता है 10,000 से और फिर हर साल 1,000 रुपए से बढ़ाता है। मान लो उसने जनवरी 2022 में या जनवरी 2021 में 10,000 से SIP शुरू करी, वो 22,000 जनवरी 2022 में ऑटोमेटिकली 11,000 की हो जाएगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो मैंने बोला ना, वेल्थ क्रिएट करने के लिए सेव मोर इंपॉर्टेंट है। सेव मोर में ये टॉप अप SIP बहुत हेल्प करती है। अगले साल 11,000 ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसके अगले साल ऑटोमेटिकली 12,000 हो जाएगी, उसके अगले साल 13,000 हो जाएगी, फिर 14,000 हो जाएगी, फिर 15,000 हो जाएगी, फिर 16,000 हो जाएगी। हर साल 1,000 से आपकी SIP बढ़ती जाएगी। इससे होगा क्या, अगर आप SIP नहीं बढ़ाते, सिर्फ 10,000 रुपए की SIP रखते, तो 30 सालों में आपकी वैल्यू होती 3 करोड़ रुपए के आजू बाजू। मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि आपको 12% रिटर्न मिलेगा। राइट, सो 10,000 रुपये अगर आप सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करते जाते हो हर महीने, बढ़ाते नहीं हो, तो 30 सालों में 3 करोड़ 8 लाख रुपया होता है। लेकिन ये 10,000 को हर साल, हर महीने नहीं, हर साल 1,000 से बढ़ाते हो, अगले साल 11, फिर उसके अगले साल, और बढ़ाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाएगा। आपको सिर्फ आपके डिस्ट्रीब्यूटर को बोलना है, एनजे पार्टनर को बोलना है कि मुझे टॉप अप SIP चाहिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, सेव मोर भी ज्यादा होगा। 36 लाख के बदले आप 88 लाख बचा रहे हो, और आपकी वेल्थ भी ज्यादा क्रिएट होगी, 3 करोड़ 8 लाख के बदले
5 करोड़ 33 लाख, मतलब 2 करोड़ ज्यादा। एसआईपी टॉपअप आपको आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में भी मदद कर सकता है, या रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस जमा करने में भी मदद कर सकता है। मान लो आपको रिटायर होने में अभी 30 साल बचे हैं और आपने ये तय किया है कि 5 करोड़ रुपए मुझे रिटायरमेंट तक जमा करने हैं। अगर आपको 12% रिटर्न मिलता है तो 14,000 रुपए 310 रुपए महीने के बचाने पड़ेंगे। मगर अगर आप हर साल ये 14,310 को 10% से बढ़ाते हो और खुद कुछ नहीं करना है, एक टिकी करना है, तो 30 साल के बदले ये 5 करोड़ रुपया 24 साल में जमा हो जाएगा। या तो अगर आप 30 साल तक कंटिन्यू रहते हो तो 5 करोड़ के बदले 11 करोड़ रुपया जमा होगा। सो या तो आपका गोल जल्दी अचीव हो जाएगा, या तो आपने जितना गोल का अमाउंट तय किया है, कॉर्पस तय किया है, वेल्थ ट्रैक तय किया है, उससे ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगा। इस तरीके से आपको एसआईपी टॉपअप वेल्थ क्रिएशन में मदद करती है। आखिरी पॉइंट खाली बोलना चाहूँगा कि इट्स अ फेस्टिवल सीजन, एंड इस फेस्टिवल में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर वेल्थ क्रिएशन, स्टार्ट एन एसआईपी दिस फेस्टिवल सीजन, राइट। ये एक छोटा सा उदाहरण है, इससे मैं अपनी बातें पूरी करूँगा कि धनतेरस पे हम लोग नॉर्मली गोल्ड खरीदते हैं। तो अगर मान लो कोई ने धनतेरस 2002 में 10,000 रुपए की एसआईपी गोल्ड में शुरू करी होती, 10,000 रुपया हर महीना गोल्ड में लगाना शुरू किया होता धनतेरस 2002 से, तो 11% रिटर्न मिला होता। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 15.2% रिटर्न मिला होता। इन्वेस्टमेंट इन 20 सालों में हुआ होता 23,80,000। गोल्ड में हुआ होता उसकी वैल्यू 80 लाख के आजू बाजू। इक्विटी म्यूचुअल फंड में उसकी वैल्यू हुई होती 1 करोड़ 40 लाख के आजू बाजू। ये 20 साल का उदाहरण है, ये 10 साल का उदाहरण है, दोनों में अंतर है। इसीलिए आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है या मेरी पेशकश है कि इस साल गोल्ड के साथ साथ एसआईपी भी, फॉर योर वेल्थ क्रिएशन, राइट। इतनी बात मुझे आज करनी थी। मैं आखिर में समराइज कर देता हूँ मैंने क्या बोला, पूरा नहीं बट इन शॉर्ट। वेल्थ क्रिएट करना है तो रेसिपी बहुत सिंपल है, 3 चीज करनी है। सेव मोर, ज़्यादा बचाने की कोशिश करो, ज़्यादा समय दो इन्वेस्टमेंट को, एंड इन्वेस्ट इन द राइट प्लेस। इक्विटी में जितनी आपके रिस्क लेने की क्षमता है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करो, आप वेल्थ क्रिएट करोगे। इतनी बात मुझे करनी थी। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। क्वेश्चंस में कुछ लेने की कोशिश करूंगा, अगर पूछे गए हैं तो। मेरे साथ समीर है जो मुझे क्वेश्चंस लेने में मदद करेगा। समीर, कुछ क्वेश्चंस है? हाँ, काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं सर, लेकिन मैंने कुछ 2 क्वेश्चंस उसमें से शॉर्टलिस्ट किए। बाकी तो काफी सारी चीजें आपने प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी कवर अप की है, सो दैट हम लोग उसमें नहीं जाते। एक चीज एक इन्वेस्टर ने ये पूछा है कि सीनियर सिटीजन के पास में एक्चुअली टाइम फ्रेम नहीं होता है, तो म्यूचुअल फंड का यूटिलिटी सीनियर सिटीजन अच्छे तरीके से कैसे कर सकता है? राइट। सो सीनियर सिटीजन एक ऐसा बंदा है जो रिटायर हो चुका है, राइट। सो म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन होता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, मतलब एसआईपी का उल्टा। सो ये एसआईपी किन लोगों के लिए है? जो हर महीने कमाते हैं और उसमें से बचा के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। उसका ही उल्टा होता है एसडब्ल्यूपी, कि भाई मैं रिटायर हुआ हूँ, मुझे अभी ये पेंशन का 1 करोड़ मिला है, 1.25 करोड़ मिला है, अब मुझे इसमें से रेगुलर कुछ इनकम चाहिए ताकि मैं मेरा घर चला सकूं, राइट। तो मैं पूरा डिटेल में तो नहीं लूंगा क्योंकि उसके लिए एक और सेशन हो जाएगा। आज का सेशन एसआईपी के ऊपर था, एसडब्ल्यूपी के ऊपर भी सेशन हम लोग कर चुके हैं और भी फ्यूचर में करेंगे। बट समीर, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जो जिन्होंने ये सवाल पूछा है या जो भी है जो रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं और उनके पास एक पैसा है, वो पैसे को इन्वेस्ट करके उन्हें रेगुलर इनकम चाहिए, तो सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान एक ऑप्शन है जो आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर एनजे पार्टनर बैठ के समझा सकता है, राइट। और एक सवाल कई लोगों ने पूछा है, इसलिए मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ
कि काफी इन्वेस्टर का माइंड में जो ब्लॉक होता है कि भाई रियल इस्टेट, एफडी एंड इक्विटी, इसका डिफरेंशिएट पार्ट कैसा होना चाहिए। तो थोड़ा लाइटर वे में इसके ऊपर मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर्स काफी सारे नए हैं, तो उनको इन 3 एसेट क्लास का जो एफडी तो मैं बता चुका हूँ। एफडी में पिछले 40 सालों में क्या रिटर्न आया है। रियल एस्टेट मैंने इसलिए नहीं लिया मेरे एग्जांपल में, बिकॉज अलग अलग रियल एस्टेट का अलग अलग रिटर्न आया है, राइट। सो एक एग्जांपल लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप जिस घर में रह रहे हो ना, जिस एरिया में आप रह रहे हो ना, उस एरिया का वैल्यू निकालिए 25 साल पहले का, आज का वैल्यू निकालिए और फिर उसका रिटर्न निकालिए परसेंटेज में। वैसे क्या दिखता बहुत है कि अरे मैंने ये जमीन ली थी 1 लाख की, हो गई 50 लाख 25 सालों में, 1 लाख की 50 लाख हो गई। मैंने ये घर लिया था 2.5 लाख में। मेरे फादर भी मेरे को काफी बार बोलते हैं कि ये घर हमने 2.5 लाख में लिया था, 56 लाख में बेचा। अब 2.5 लाख का लिया था 1993 में और 56 का बेचा 2012 में। अब इसका परसेंटेज रिटर्न मैंने निकाला ना, तो पता चला कि कितना परसेंटेज रिटर्न मिला है। सही है। तो दिखता बहुत है, 2.5 का हो गया 56। तो मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने घर का निकालिए कि 25 सालों में अगर परसेंटेज निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो अगेन मैं बोलूंगा कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठिए, एनजे पार्टनर के साथ बैठिए, वो आपको आपका जो घर है ना उसका रिटर्न निकाल के देगा। तो आपको पता चलेगा कैसे इक्विटी ने, मुझे ऐसा लगता है, बेटर रिटर्न दिया है रियल एस्टेट से। समीर, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर ने हम लोगों को काफी आसान तरीके से वेल्थ कैसे क्रिएट किया जा सकता है, वो डेडिकेशन कैसे हो सकता है, इसका इम्पोर्टेंस समझाया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सर ने बताया, जो मुझे लग रही है कि वाई मजबूत होना चाहिए। अगर आपका वाई अगर मजबूत है कि भाई किस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का जो रास्ता है वो आसानी से कटेगा और आपको आपका जो सक्सेस है वो सक्सेस भी अच्छे तरीके से मिलेगा। मैंने कहीं ये पढ़ा था कि जो रिटर्न डाउन करते हैं कि भाई उनका जो ख्वाब है या उनकी जो इच्छा है, जो लोग रिटर्न डाउन करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस, उसका रेशियो जो है वो बढ़ जाता है। तो वही वाई है, हम लोगों को अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो किस लिए करना है ये सबसे पहले सोचना चाहिए, तो आपको सारे रास्ते ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। और इसके लिए आप लोगों को हमारे एनजे वेल्थ पार्टनर्स जो है वो काफी अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं, और वो वाई का जो रास्ता है वो रास्ता भी आपको वो आसान तरीके से बता सकते हैं और पूरे रास्ते तक आपके साथ वो रह सकते हैं, सो दैट आपके पार्टनर्स के साथ आप लोग ये जर्नी एंजॉय कीजिए। और थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज समझाया। थैंक यू ऑल इन्वेस्टर, थैंक यू पार्टनर्स कि आपने आपके इन्वेस्टर को इस सेमिनार में इन्वाइट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।